नमस्कार, सैनपर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासी गतिविधियां जो है, कुछ ही दिनों में या महीनों में इलेक्शन भी आ सकते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विजय बकाया जी। उनसे आपकी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी। बकाया साहब, ये बताएं कि आप जो ये सियासी गतिविधियां हैं यहाँ पे किस नज़र से आप देखते हैं इसको? मैं देखिए 370 आर्टिकल हटाने के बाद काफ़ी कुछ बदलाव आया और जो सालों से चलता आया था लोकतांत्रिक निज़ाम, उसमें रुकावट आई। स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया और हमारी जो सियासी पार्टियां हैं इस रियासत में या इस यूनियन टेरिटरी में, उनकी यही तब से मांग रही है 5 अगस्त 2019 से कि एक नुमाइंदा सरकार होना ज़रूरी है। इस वक्त गवर्नर रूल चल रहा है और यूनियन टेरिटरी है, तो लोगों और उनके नुमाइंदों के दरमियान जो एक संबंध जुड़ता है एक लोकतांत्रिक पद्धति में, वो आज वैसा संबंध नहीं। इसलिए लोगों को परेशानियां हैं, लोगों की बात नहीं सुनते हैं कोई और सियासी पार्टियां उन लोगों की बात उठाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन क्योंकि कोई सियासी जमात हुकूमत में नहीं है, इसलिए वो जो लोगों को देना चाहते हैं, लोगों से जो वादा करना चाहते हैं, वो सिर्फ वादे ही रह जाएंगे अगर करें। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द इस यूनियन टेरिटरी में रियासत बनाया जाए, जो कि होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में वादा भी किया है, और जितना जल्द हो सके इलेक्शन हो जाए। बकाया साहब, ये बताएं कि आप भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, तो क्या सोचते हैं आपकी क्या खामियां रह गई हैं जो लोगों के काम नहीं हो पा रहे? देखिए, लोगों के काम तो मतलब बड़ी बड़ी स्कीमें तो हो रही हैं, प्रोजेक्ट सैंक्शन भी हो रहे हैं, पैसा उन प्रोजेक्ट्स में जा भी रहा है, ज़मीन पे वो थोड़े बहुत उन पे काम भी हो रहा है, सड़कें हैं, अस्पताल हैं, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन रोज़मर्रा जीवन की जो समस्याएं होती है एक आम नागरिक की, उनका हल ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि उनका और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में राब्ता रहे। लगता है कि वो राब्ते की कमी है, और एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर जो है उनको तो कागज़ों से मतलब है, फ़ाइलों से गरज है। फ़ाइलों पे जो कागज़ आएगा उसका वो कानून के मुताबिक, प्रोसीजर के मुताबिक डिस्पोजल करेंगे। लेकिन जो आम आदमी और एडमिनिस्ट्रेशन के जो कारकुन हैं, उनके बीच में एक ज़ाती रिश्ता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सदियों से होता रहा है। जो रिवायत है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के बहुत नज़दीक रही है, तो उस अभाव में लोगों को ये लगता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। बकाया साहब, ये बताएं कि पिछले दिनों इनोसेंट किलिंग भी हुई, कश्मीरी पंडित भाई भी, उनकी भी जान गंवानी पड़ी उनको। तो ये बताएं कहाँ फेल हो गई हमारी सरकार, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, आपको तो पता ही है कि 1990 के बाद से हालात ऐसे बिगड़े कश्मीर, जम्मू में, खासकर कश्मीर में बंदूक आ गई, क्लशनिकोव आ गए, नौजवानों के हाथों में आ गए, और तबाही हुई, गड़बड़, बहुत मुश्किल आई लोगों को। उसके साथ जूझती रही सरकार, जूझती रही। तो अभी भी किसी हद तक बंदूक लोगों के हाथ में है, मारकाट हो रही है, मिलिटेंटों से एनकाउंटर होते हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक अनसर्टनिटी का माहौल अभी है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि रियासत, इस यूनियन टेरिटरी में, खासतौर कश्मीर में, एक शांति का माहौल हो, और ये भी देखने की ज़रूरत है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं पकड़ी वो हालात फिर से पैदा करने की,
जो कि 90 में हुए। 90 में साजिश हुई, उसका पता नहीं लगा, लेकिन साजिश बहुत ख़तरनाक थी कि एक समुदाय को वहाँ से ज़ोर ज़बरदस्ती करके बंदूक की नोक पे निकाल देना और वहाँ पे एक दूसरे समुदाय का, दूसरे धर्म का निज़ाम बनाने की एक कोशिश थी। इसके साथ जूझते जूझते हालात सुधरे, लेकिन अब अचानक ये फिर इस तरह से, जिसको हम टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं कहते हैं, वो होने लगी हैं। तो ये ज़रूरी है कि इसको, अगर कहीं साजिश है, उसको पर्दाफाश तुरंत किया जाए, नहीं तो हालात फिर बिगड़ सकते हैं। आपको याद ही पता ही होगा कि जो वहाँ कश्मीरी पंडित नौजवान काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में गए थे नौकरियाँ करने, वो डर के मारे यहाँ आ गए हैं जम्मू, क्योंकि उनको ये इत्मीनान नहीं है कि उनकी सुरक्षा मुकम्मल है। अब एडमिनिस्ट्रेशन हर आदमी को तो प्रोटेक्शन दे नहीं सकती, लेकिन ये भी है कि शहर के अंदर मार रहे हैं। हमारे बिंदु साहब को शहर के अंदर, एक प्रिंसिपल साहिबा को शहर के अंदर, नॉन लोकल जो थे बेचारे अपना कारोबार कर रहे थे, गोलगप्पे बेच रहे थे, उनको शहर के अंदर मार दिया। तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि इतना आसानी से वो बंदूक लेके शहर में कैसे घुसरे। बकाया साहब ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि अभी एटमॉस्फेयर है यहाँ पे इलेक्शन होने का? देखिए, इलेक्शन अगर करवाना चाहे सरकार तो कर सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और पहले से बहुत बेहतर माहौल है यहाँ, ऐसा कोई नहीं। ये तो अचानक ये जो पिछले कुछ दिनों से ये डर का माहौल पैदा हुआ, नहीं तो इससे पहले आम दिन जो था वो अच्छा गुजरता था, दुकानें भी खुलती थी, लोगों का आमदरफ भी था, स्कूल खुले थे। कोविड की वजह से मुश्किल आई, लेकिन इलेक्शन के लिए हम तो कहते हैं कि इलेक्शन करवाइए, लोग निकलेंगे वोट डालने। अब होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि डिलिमिटेशन मार्च में कंप्लीट होगा, उसके बाद इलेक्शन करेंगे, तो ये तो उन्होंने साफ कहा है। तो इसका मतलब इलेक्शन जो है मार्च के बाद ही होंगे। क्या तब तक तो माहौल बहुत ही अच्छा हो गया होगा। बकाया साहब, क्या आपकी डिमांड है कि स्टेटहुड वापस मिले तभी इलेक्शन होने चाहिए या यूटी में हो जाए? हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन करिए, और क्योंकि आपने वादा किया है कि स्टेटहुड वापस करेंगे, तो स्टेट वापस करने के बाद इलेक्शन कीजिए, लेकिन नुमाइंदा सरकार ज़रूर यहाँ पे होनी चाहिए ताकि लोगों की मुश्किलात सुनी जाए, उनका इज़ाला किया जाए। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, मोदी सरकार से आप कितना खुश हैं? कितने अच्छे काम किए उन्होंने? देखिए, यूनियन टेरिटरी, सबसे पहले तो ये नहीं हमें अभी गले से उतरा है कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी क्यों बना दिया गया। अब कहा जाता है कि यूनियन टेरिटरी बनने से ज़्यादा जल्दी तरक्की होगी और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, जिससे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कहाँ नौकरियां पैदा होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट पैदा होंगी। तो ये सब तो कहा है, लेकिन वो जो एक वलवला होता है एक किसी भी लोगों के और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कि हाँ, हमारे भविष्य का सोचा जा रहा है, हमारे भविष्य को अच्छा करने के लिए काम हो रहा है, हमारे मुस्तकबिल को संवारने का काम हो रहा है, हमसे पूछ के हो रहा है, हमसे मशवरा करके हो रहा है, हमारी आकांक्षाएं क्या हैं, हमारी परेशानियां क्या हैं, हमारी विडंबनाएं क्या हैं, उस तरह का माहौल नहीं है। तो एक लोकतंत्र में इस तरह का माहौल ज़रूरी होना चाहिए, लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और वो अगर आ जाए तो मैं समझता हूँ तभी आएगी जबकि इलेक्शन होंगे। इस वक्त मेरे साथ विजय बकाया जी हैं, अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हैं, ये इनको हर चीज़ का पता है। आप बकाया साहब ये बताएं कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पर बड़ी सारी परेशानियाँ हैं लोगों को, छोटे छोटे काम नहीं हो रहे। आपकी पार्टी जो है, अपनी पार्टी आपने बनाई है, यहाँ पर किन मुद्दों के साथ अगर आप इलेक्शन आते हैं तो लोगों के बीच में जाएंगे आप? देखिए, हमने तो ये कहा है कि हम लोगों के मुद्दे उठाएंगे,
जम्मू के मुद्दे जो हैं उठाएंगे, कश्मीर के मुद्दे जो उठाएंगे। हमने माइनिंग का मुद्दा उठाया कि बाहर से लोग आके हमारे ये जो क्वारीज ले गए ऑक्शन में, उससे हमारे जो लोकल यहाँ के लोग थे उनको मुश्किल हो गई। और इसी तरह से हमने एम्प्लॉयमेंट की बात करी, जो ये हमारे इन्होंने ऑर्डर निकाला था कि इस 370 हटाने के बाद वही नौकरियां ले पाएंगे लोकल, जो कि चपरासी की नौकरियां मिलेंगी। उसको हमने ऑर्डर बदलवाया, डोमिसाइल की बात करवाई। तो ये हमने मसले उभारे, और हम तो ये मसला भी उभार रहे हैं कि स्टेटहुड वापस करिए। और अब हम ये भी कह रहे हैं कि जब अगर हुकूमत में हम आ गए तो हम बिजली जो है 300 यूनिट मुफ्त देंगे, 500 यूनिट मुफ्त देंगे सर्दियों में कश्मीर में, 500 यूनिट मुफ्त देंगे गर्मियों में जम्मू में। ये भी हमने वादा किया है। हम ये भी वादा करते हैं कि हम ये जो दरबार मुँह का ऑर्डर है इसको रिव्यू करेंगे। हमारी राय में ये ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं थी। तो लोगों के जो मुद्दे हैं उनको हम उभारने की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं, बराबरदी कश्मीर और जम्मू के बीच में टकराव ना हो, ये मुमकिन बनाने के लिए हम ऐसी बात ही नहीं करेंगे, ऐसे खोखले नारे नहीं लगाएंगे, ऐसे झूठे वादे नहीं करेंगे और ऐसे ख्वाब नहीं दिखाएंगे जो कि पूरे नहीं हो सकते। बकाया साहब ये बताएं आपकी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जैसे अभी इलेक्शन भी अगर आते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए, किसके लिए, कौन सा कैंडिडेट चुनना चाहिए? नहीं, देखिए, जो लोगों की मर्जी है, लोकतंत्र में लोग ही सर्वोपरि होते हैं, और वो पार्टियों का एजेंडा सुन के, वो जो क्या वादे करते हैं उनको सुन के अपनी राय बनाते हैं कि ये किस हद तक ये बात जो कह रहे हैं आवाम की बहबूदी के लिए है, बेहतरी के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को, उन लोगों को वोट देना चाहिए जिनके बारे में उन्हें यकीन हो कि ये हमें गुमराह नहीं करेंगे, हमें झूठे वादे नहीं करेंगे, हमें डेवलपमेंट की बात करें और डेवलपमेंट के रास्ते पे ही चलाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अपनी पार्टी ने अभी तक इतने कम वक्त में ये साबित किया है कि हम हकीकत पसंद पार्टी हैं, हम सच बोलने वाली पार्टी हैं, हम डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, हम जम्मू की भी कश्मीर की, हम ये आपस में टकराव की नीति नहीं रखते हैं, और हम क्या कहते हैं नेशनलिस्ट सोच की पार्टी है, रीजनल सोच की पार्टी। तो ऐसे लोगों को ही वोट अगर पड़ेगा तो मैं समझता हूँ यहाँ की जनता को आगे और बढ़ने का अवसर मिलता रहेगा। बकाया साहब ये बताएं कि पिछले दिनों इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, लोगों ने जश्न भी मनाया कश्मीर में, सांबा में भी, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फेवर भी किया, कितना सही समझते हैं आप ये? देखिए, तो गलत है। ये देश में देश की उपलब्धि है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो चाहे और किसी क्षेत्र में हो, उसकी सराहना सबको करनी चाहिए, क्योंकि वो एक गर्व की बात होती है। अब क्रिकेट मैच जो है मैच ही है, कोई हार होता है, कोई जीतता है, जंग तो है नहीं। तो लेकिन पाकिस्तान के जीतने पर इतना ज़बरदस्त उत्साह जतलाना, नारे लगाना उनके हक़ में, और कश्मीर में बैठ के, जो कि हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, वो तो गलत है। मगर ये नौजवान जो हैं इनको समझना चाहिए कि इससे नुकसान उन्हीं का होगा। अब कुछ एक्शन तो हुई है, अब नौकरियों के बारे में उनको कहा गया आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी अगर ऐसा किया आपने, और उनको FIR भी किया गया है, उनके घर की परेशानियां भी बढ़ गई होंगी इस बात से। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, ये इनको सोचना चाहिए कि और किसी मुल्क में ये नहीं इसकी आज्ञा दी जाती है। कोई भी देश के अंदर रह के देश के बाहर किसी और देश की बात नहीं कर सकता इस तरह से, और अपनी लॉयल्टी उसकी तरफ नहीं दिखा सकता, नहीं दिखानी चाहिए। ये नौजवान हैं, इनको बहुत आगे चलना है और इसी देश में रह के चलना है। तो मैं समझता हूँ
लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि एक ऐसे माहौल में ये लोग पैदा हुए हैं, बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जिसमें इनके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये एफआईआर तो ठीक है, कानून का उल्लंघन हुआ है, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, इनको समझाने की ज़रूरत है, इनके पास आने की ज़रूरत है, इनकी मानसिकता जो विकृत हो चुकी है उसको बदलने की भी ज़रूरत है। बातें बड़ी सारी हैं बकाया साहब, जैसे 1990 को देखा जा रहा है। क्या कश्मीरी पंडित भाई हैं जो वो कश्मीर जाना चाहेंगे इस माहौल में भी? देखिए, कश्मीर के वो निवासी हैं, सबसे पहले के निवासी हैं, उनको उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़ोर ज़बरदस्ती से वहाँ से निकाला गया, लेकिन जड़ें तो उनकी वहीं हैं और जड़ों की जो एक कशिश होती है वो ख़त्म नहीं होती है। तो इसलिए जो कश्मीरी पंडित समुदाय है, जो आज ये कह सकता है कि वो उस तूफ़ान में उजड़ के आ गए, उनके जो आशियाने थे उनके तिनके बिखर गए, लेकिन आज उन्होंने वो बिखरे हुए तिनके फिर बटोर के आशियाना बनाए हैं। लेकिन उसके बावजूद उनका जो घर है वो कश्मीर है, उनकी जो जड़ें हैं जो वहाँ कश्मीर है। तो इसलिए वो जाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके सामने विडंबना ये है कि कहाँ जाएं? ज़मीन बेच चुके हैं, मकान बेच चुके हैं, अपने कस्बों गाँवों में जहाँ रहते थे वहाँ उनको अब पहचानेगा नहीं कोई, वहाँ उनको रहने की जगह नहीं है। तो वो अब ये कहते हैं कि हम जाएंगे क्योंकि हमारा हक है, हमारी ज़मीन है, हम जाएंगे, लेकिन हम ऐसे हालात में जाना चाहेंगे जहाँ हम सुरक्षित महसूस करें, जहाँ हमें ये विश्वास हो कि दोबारा वैसा न हो हमसे जो कि 90 में हुआ, कि हमको बिना हमारे किसी कसूर के घरों से उजाड़ दिया, हमारे लोग मारे गए। और क्योंकि हमें याद आता है कि इससे पहले भी 11 बार कश्मीरी पंडित समुदाय इस तरह से विस्थापित हुआ है, तो इसलिए अब ये एक विचार बन गया है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में कि हम जाएंगे, लेकिन हमारी शर्तों पे जाएंगे। और उसके लिए वो चाहते हैं कि कोई हमसे बात करे, उनके नुमाइंदों से बात करे और एक रोड मैप बनाए जिसके मुताबिक वो ऐसी जगह रह पाएँ जहाँ उनको सुरक्षा मिले, जहाँ उनकी सांस्कृतिक धरोहर जो है वो पनपे, कल्चरल आइडेंटिटी रहे। तो उसके लिए बातचीत की ज़रूरत है। बकाया साहब, ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों कुछ लोग शामिल हुए उसमें मजबूत हो गई, 50+ की डिमांड कर रहे हैं वो कि हम 50+ लेके आएंगे, क्या आप मानते हैं ये? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक कोशिश करने का पूरा अधिकार है और अपनी असेसमेंट के मुताबिक ये कहने का भी अधिकार है कि वो किस हद तक कामयाबी हासिल करेंगे इलेक्शन में। तो वो उनकी कैलकुलेशन है। तो पिछली बार इलेक्शन में 40+ का उन्होंने बोला था, मगर 40+ तो हुआ नहीं। इस बार 50+ बोल रहे हैं, तो वो उनकी उम्मीद है। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो अपनी पार्टी है ये बी पार्टी है जी बीजेपी की, क्या कहेंगे आप? ये तो देखिए ज़ुबान पे चढ़ गया है ये जुमला कि हम बी पार्टी हैं। बी पार्टी मतलब समझ में नहीं आया कि अपनी पार्टी का जो भी या किसी भी रियासत की पार्टी का जो भी रिश्ता है वो दिल्ली में बैठी सरकार के साथ ही है। वहाँ से हमको फंड्स आते हैं, वहाँ से प्रॉब्लम्स जो हैं इस रियासत की उनका क्या कहते हैं हल निकलता है, और उन्हीं के साथ राब्ता करना हमारे लिए ज़रूरी है, किसी की पार्टी के लिए। तो आज इत्तेफाक है कि बीजेपी दिल्ली में पार्टी है, उन्हीं से हमको राहत मिलेगी, उन्हीं से हमें बातचीत करनी है। एनसी वाले जब जाएंगे, वो जाते हैं उनके पास ही जाएंगे, पीडीपी अगर जाएंगे तो उनके पास ही जाएंगे। तो वैसे ही हम भी गए, हमने पार्टी बनाई नहीं, हमने कहा कि साहब हम ये विचार लेके आए हैं कि हम सच्चाई की सियासत करेंगे, जो गुमराह हुए हैं लोग, भटके हुए हैं लोग, उनको सही राह पे लाने की कोशिश करेंगे, एक रीजनल एस्पिरेशंस को उभारेंगे, जम्मू कश्मीर के बीच में टकराव नहीं होने देंगे और नेशनलिस्ट रहेंगे। तो अब ये बात किसको कहनी थी? हमें दिल्ली की सरकार को ही कहनी थी। तो इत्तेफाक है कि वो दिल्ली की सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी की बी टीम कहना मुझे लगता है ये बिल्कुल जुमला है और कुछ नहीं है।
अंत में आप क्या एक मैसेज देंगे जम्मू कश्मीर की आवाम को? देखिए, जम्मू कश्मीर एक जन्नत है, कश्मीर जन्नत है। जम्मू एक ऐसा बड़ा प्रांत है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कुदरत की दी हुई गिफ्ट है। कश्मीर अपनी तरह से एक ऐसी गिफ्ट है। पिछले 30 साल में इसी कश्मीर और जम्मू में ऐसी हलचल मची है, ऐसी गड़बड़ मची कि अब एक आशा बंदी है कि आइंदा का वक्त जो है वो अमन का होगा, चैन का होगा, शांति का होगा। और हम चाहते हैं कि कश्मीर में ख़ास तौर से नौजवान बच्चे जिनके भविष्य भी बनना है, वो ये मान के चलें कि भविष्य जो है अमन में ही है, बंदूक के ज़रिए भविष्य नहीं बन सकता। और भारत सरकार जो है वो हमेशा काफ़ी सक्रिय रही है इस मामले में कि जो भी वो चाहते हैं उनको मिलता है। तो वो मेरा तो संदेश ये है कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग पुराना भूल के आगे चलें। जो हमने हिंसा देखी है, जो कत्लेआम देखा है, वो एक ऐसा दिल दहलाने वाली बात थी, उसको हम भूल जाएं और आगे चलें। मैं समझता हूँ इसके लिए हमें लोगों को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी ये मुमकिन बनाना चाहिए। बकाया साहब, धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि विजय बकाया जी थे जनरल सेक्रेटरी अपनी पार्टी के। इनका यही कहना है कि बंदूक हल नहीं है, अमन चैन से रहना चाहिए। हमें पीछे की बातें भूल के आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट कर सकेंगे।